अब आगे दूसरी तरफ अथर्व गोदाम के अंदर गया तो वहां पर बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे। उसने उसमें चेक किया तो हुई के थे। उसने सब कुछ चेक किया तो सब अमीर हुई थी। उसने कुछ सोचा और एक बक्से को पलट दिया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। रुई के नीचे सफेद पाउडर से भरे पैकेट थे जो ड्रग्स के ही थे। उसने दूसरा बक्सा पलटा तो उसमें गांजा था। अथर्व का दिमाग खराब हो गया। इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स देखकर वह गुस्से में बोला, वह तो इसलिए इस गोदाम को लेकर मेहता बावला हुआ पड़ा है, लेकिन यह माल है किसका? कहीं मिस्टर ठाकुर का तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह आदमी रिश्तों के मामले में लाख बुरा सही लेकिन इस हद तक नहीं गिर सकता। फिर तो मेहता का ही होगा। फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, किसी का भी हो लेकिन अब ये किसी काम का नहीं रहेगा। अगर इसकी भनक पुलिस को लगी तो ठाकुर परिवार की बदनामी होगी और यह बुढ़ा ठाकुर नहीं झेल पाएगा। अथर्वा ने इधर उधर चेक किया तो उसे वहां पर बड़े बड़े केरोसिन के डब्बे मिले। उसने पूरे माल पर वह छिड़काव और सारे माल में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी। अथर्व जैसे गोदाम में घुसा था वैसे ही बाहर निकल आया। वह आदमी जो बाहर पहरा दे रहे थे वह भी डरते हुए आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने किसी को फोन करके आग के बारे में बताया। वही वेदांत ने जब दूर से गोदाम में आग लगी अच्छी तो वह अथर्व को उसमें सोचकर घबरा गया। तभी अथर्व गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठा और बोला, चलो मुझे घर पर छोड़ दो। वेदांत उसे देखकर बोला, सर आप ठीक है ना? वह गोदाम में आग लगे तो मैं डर गया था। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, वह मैंने ही लगाई है, अब जल्दी निकलो यहाँ से। फिर अथर्व अपने मन में बोला, यह माल था किसका? तभी देवल बोला, डोंट वरी अर्थ, सुबह पता चल जाएगा अपने आप, इसलिए घर जाकर मत सो जाओ। तकरीबन 2 बजे बज रहे थे जब अथर्व वापस उसी रास्ते से हवेली पहुंचा। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और वॉशरूम में फ्रेश होकर बेड पर गिर गया और सो गया। अगले दिन सुबह अथर्व देर तक सोता रहा। 8 बजे अक्षत ने उसे उठाया और बोला, तो यहाँ सो रहा है? वहाँ नीचे तुम्हारे गोदाम में आग लगने की वजह से तहलका मचा हुआ है। तो अथर्व बोला, मेरा गोदाम? कौन सा गोदाम? तो अक्षत बोला, नीचे जाकर देख ले। कुछ देर बाद अथर्व और अक्षत नीचे आए तो सुबह सुबह आलोक मेहता आया हुआ था। वह सिर पकड़ कर बैठा हुआ था। तो अथर्व रंजीत के कान में फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या हुआ? तो रंजीत बोला, भैया ने मेहता साहब का दूसरी फैक्ट्री के लिए आया माल हमारे गोदाम में रखवाया था, कल रात उसमें आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हुआ है। उनका तो दुख तो होगा ही। तो अथर्व बोला, आग लग गई? ऐसा क्या माल था जिसमें आग लग गई? तो आयुष बोल हुई और सूत के बक्से थे बड़े बड़े। तो अथर्व बोला, तो गोदाम का इंश्योरेंस वगैरह तो होगा ही ना, पुराना सही कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा। तो आदित्य बोला, मैं भी यही कह रहा था लेकिन अंकल तैयार नहीं हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर अथर्व मन में बोल, तैयार होगा भी नहीं बना, जांच में इसकी पोल खुल जाएगी। तभी मोनिका और उसका परिवार वाले भी आ गई। उन्हें देखकर अथर्व ने अक्षत देखा तो अक्षत ने मुंह बना लिया। फिर अथर्व ने आध्या की तरफ देखा तो वह उसे आंखों से ही चेता रही थी कि वह मोनिका से दूर रहे। तभी अथर्व ने अपनी आदत के अनुसार गाना गाना शुरू कर दिया कि किसी को प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। फिर उसने अध्या की तरफ हाथ करके अब है, फिर अक्षत की तरफ हाथ करके तू भी है, मैं गड्ढे में जाकर गिरूं, यह उसने मोनिका की तरफ इशारा करके कहा। तो अक्षत हंसने लगा और बाकी सब लोग अथर्व को घूरने लगे। वहीं मोनिका आध्या को घूर रही थी जो मन ही मां हंस रही थी। तभी राकेश अथर्व से गुस्से में बोला, तुम पागल हो गई हो? यहाँ तुम्हारे ससुराल वालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारा गोदाम जल गया और तुम ही मजाक सूझ रहा है। उसकी बात सुनकर रहता है। वह बोला, तो अब क्या हम यहाँ मातम मनाए? बैठकर बोल तो रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लो, लेकिन आप लोगों को वह भी नहीं करना। अब मैं इससे ज्यादा दुखी नहीं हो सकता, बाय बाय टाटा, मैं तो चल नहाने। इतना कहकर अथर्व ऊपर जाने लगा। तभी अक्सर भी उसके पीछे जाते हुए बोला, तुम बाद में नहा लेना, पहले मैं नहाऊंगा। तो अथर्व दौड़ते हुए बोला, नहीं पहले मैं। ऐसे ही लड़ते हुए वह दोनों ही कमरे में चले गए। उन दोनों से वहां से जाने के बाद आलोक मेहता राकेश से बोला, राकेश जी यह आपका बेटा कभी सीरियस नहीं होता क्या? और ये लड़का कौन है उसके साथ? तो और राकेश कुछ बोलना। तभी मोनिका बोली, पापा वह अर्थ ऐसा ही है, एक्चुअली उसने डॉक्टर ने उससे ज्यादा स्टेज लेने से मना किया है, तो वह हर वक्त मजाक ही करता रहता है। मैं कॉलेज में उनके साथ ही पढ़ती थी इसलिए मुझे पता है सब। और वह उसका दोस्त अक्षत है जिसके घर पर वह उसके साथ ही रहता था। फिर वह राकेश से बोले, एक्चुअली अंकल वहाँ पूरा कॉलेज अर्थ को अक्षत का भाई ही समझता था, यहाँ तक कि मैं भी, लेकिन यहाँ आकर पता चले कि अथर्व तो आपका बेटा है। तो आदित्य बोल, नहीं वह सिर्फ हमारा भाई है, बाकी उसके कहने से कुछ नहीं होता। इतना कहकर आदित्य वहाँ से जा चुका था। उसके बाद राकेश ने एक बार फिर आलोक से बात करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना और बोला कि जो हो गया वह हो गया। उसके बाद राकेश ने वही उनसे नाश्ता करने के लिए कहा तो वह मान गए। वही अथर्व वॉशरूम में जाकर नहाने लगा। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकाला तो अक्षत उसे घूरते हुए नहाने चला गया। उसने अथर्व ने अभी उतारे कपड़े पैकेट में डाल के लिए उठाए तो उनमें से केरोसिन की महक आई। वह सच में पड़ गया। उसने नहाने के बाद ही अथर्व से पूछने का सोचा।
कुछ देर बाद अक्सर जब नहाकर आए तो अथर्व कमरे में नहीं था, वह नीचे जा चुका था। ब्रेकफास्ट में आज देर हो गई थी इसलिए अथर्व कॉफी पी रहा था। उसे तेज भूख लगी थी तो आरती ने उसे 2 सैंडविच बना कर दे दिए। राकेश भी नहाने गया हुआ था इसलिए अथर्व मेहता के बंगल वाले सोफे पर विराजमान हो गया। अक्षत उसके पास आकर बैठा तो उसने देखा कि वह उसके जख्मों को खरीदने की कोशिश करने में लगा था। तभी उसने देखा कि अक्षत का फोन बजा। प्रीतम जी को फोन था। अथर्व ने उसे फोन स्पीकर पर डालने के लिए कहा तो अक्षत ने फोन पर करके टेबल पर रख लिया और हेलो बोला। तभी प्रीतम जी बोले, कचरे के डिब्बे से उठा लड़के, मेरा बेटा किधर है, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर जहां अक्षत का मुंह बन गया वही अथर्व हंसते हुए बोला, मैं इधर ही हूँ पापा, आपके इसे परेशान करते हो। इसे परेशान करने के लिए मैं हूं ना यहाँ। तो अक्षत खींचते हुए बोला, पापा आपने इसे पूरी तरह से अपने जैसा बना दिया है, मैं दादरी से आप दोनों की शिकायत करूंगा। तो अथर्व और प्रीतम जी एक साथ बोले, शौक से करो चिलबुझे, और फिर दोनों हंसने लगे। थोड़ा बहुत हंसी मजाक के बाद अथर्वा ने फोन काट दिया। फिर अपना फोन चेक किया तो उसका फोन फ्लाइट मोड पर था। फिर वह दोनों ही जाकर टीवी देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ मोनिका इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी नज़र आध्या पर पड़ी तो वह उसके पास जाकर बोली, हाय आध्या। आध्या ने भी उसे नॉर्मली है बोला। फिर मोनिका उसे इधर उधर की बातें करने लगी जिससे आध्या अब काफ़ी इरिटेट हो गई थी। तभी मोनिका उससे बोली, तुम और अर्थ अच्छे दोस्त हो है ना। उसकी बात सुनकर आध्या बोली, नहीं हम दोनों दोस्त नहीं है। तू मोनिका बोली, लेकिन उसे दिन पार्टी में और उसके बाद भी 1-2 बार नोटिस किया है मैंने कि वह तुम्हारे साथ काफ़ी फ्रैंक रहता है। ऐसा तो मैंने उसे कॉलेज में भी नहीं देखा। तो आध्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वह तो है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम दोनों दोस्त नहीं दुश्मन। हाँ वह तो है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम दोनों दोस्त नहीं दुश्मन हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो अर्थ से पूछ लेना। मोनिका बेवकूफ़ की तरह उसे देखती रही और आध्या उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। लगभग 1 घंटे बाद सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अथर्व ने पहले सैंडविच खाए थे इसलिए अभी उसका पेट थोड़े से ही फूल हो गया था। तभी आदित्य आध्या से बोला, आध्या तुम्हारी गाड़ी सर्विस के लिए गई है, तुम आज स्कूटी से ही चली जाना। तो आध्या कुछ बोलती उससे पहले ही अथर्व बोला, मैं इसे छोड़ आऊंगा, वैसे भी मुझे इस अस्पताल में एक पेशेंट को देखने जाना है। तो अक्षत बोला, कौन है वह पेशेंट। तो अर्थ बोला, अरे वह ऑफिस में एक ध्वनि नाम की लड़की काम करती है, उसे शुरू में मेरी काफ़ी हेल्प की थी वहाँ उसके पापा के ऑपरेशन के लिए। मैंने उसे पैसे दिए थे तो वह चाहती है कि एक बार उन्हें देखा आऊं। वह और उसकी फैमिली मिलना चाहती है मुझसे। तभी आध्या कुछ सोचते हुए बोले, क्या नाम है उसके फादर का। तो अथर्व बोला, शायद रमन नाम है। तो आधा जोर से बोली, क्या तुमने उनके ऑपरेशन के लिए कितने पैसे दिए हैं। तो अथर्व बोला, पता नहीं, मैं तो ब्लैंक चेक दिया था। तो आद्या बोली, उनके ऑपरेशन पर 45 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और लगभग 20 लाख तक और लगेंगे। तो अथर्व बोला, तो लगने दो ना, उनका सर बिल में भर दूंगा। अक्षर को छोड़कर बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगे। तो अथर्व अक्षत से बोला, ठीक किया ना मैंने। तो अक्षत प्राउडली उसका सर सहलाया और बोला, बिल्कुल ठीक किया। तो सब आवाज से बैठे उन्हें देख रहे थे। तो अक्षत बोला, मैं भी चलूं। अथर्वा ने मुंह बनाया और बोला, अपनी गाड़ी से आना होगा। उसकी बात सुनकर अक्षत ने हंसते हुए हाँ कहा। तो अथर्व बोला, मेरा हो गया, मैं तैयार होकर आता हूँ। उसके जाने के बाद राकेश बोला, किसी की मदद करना अलग बात है, लेकिन यह ऐसे पैसे लूटना बेवकूफ़ी है तो अलग। मेहता भी बोले, हाँ बताओ, आजकल इतना भी बोला होना अच्छी बात नहीं है। तो अक्सर बोला, वह आपके पैसे खर्च नहीं कर रहा है तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अंकल। और वह बोला, तो बिल्कुल भी नहीं है, सामने खड़े इंसान की दुनिया हिला दे वह बिना उसे भनक लगे। आद्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और बिल्कुल सोने का दिल है इस लकड़बग्घे का। तो अक्षत बोला, तुम उसे नाम से बुलाया करो आद्या। लकड़बग्घा तो वह दादाजी के अलावा किसी से मुँह से नहीं सुनता, पता नहीं अब तक तुम्हें क्यों नहीं टोका उसने। तभी अथर्व वहां आ गया तो मोनिका उससे बोली, अर्थ। तभी अथर्व उसे टोकते हुए बोला, अथर्व मोनिका पूरा नाम लो मेरा। तो मोनिका इधर उधर देखते हुए बोली, सॉरी अथर्व, अभी मैं अयोध्या से पूछा था कि तुम दोनों दोस्त हो क्या, तब पता है इसने क्या कहा। तो अथर्व बोला, नहीं हम दोनों दोस्त नहीं है, हम दोनों दुश्मन है, वह भी कट्टर के है ना आव्या। तभी आध्या बोली, बिल्कुल है, मेरा नाम आध्या है। आध्या चिल्लाते हुए बोली। तो अथर्व बोला, मैं तो काव्या बुलाऊंगा। वह दोनों ऐसे ही झगड़ते हुए बाहर चले गए। वही अक्सर बोला, थैंक गॉड मैं अलंकार से जा रहा हूँ, वरना ही दोनों मुझे पागल कर देते। वह भी इतना कहकर उनके पीछे चला गया। उनके जाने के बाद आलोक मेहता बोला, ये सब क्या चल रहा है राकेश जी, वह आपका बेटा होकर किसी और को इतना कैसे मान सकता है। तो रंजीत बोला, अरे नहीं मेहता साहब को बचपन से अक्षत और उसके परिवार के साथ रहा है तो अटैचमेंट ज़्यादा हो गई है उनसे। तो मोनिका की माँ बोली, इतनी अटैचमेंट किसी
और परिवार से आप सबके साथ, तो हमने उसे बात करते नहीं देखा। तभी मोनिका का भाई वहां पर आ गया और बोला, पापा आप पुलिस को खबर क्यों नहीं कर देते, वह आज किसी ने केरोसिन डालकर लगाई थी, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप। उसकी बात सुनकर सब लोग चौंक गए। तभी आलोक मेहता बोले, रहने दो, पुलिस में रिपोर्ट करने पर पुलिस स्टेशन के चक्कर और मीडिया वालों के सवाल जवाब, ये सब हम नहीं जानना चाहते। यह जरूर हमारे किसी राइवल का काम है, तुम परेशान मत हो, हम खुद अब अपने इस छुपे हुए दुश्मन को खोजेंगे। अक्सर जो अपनी वंश और लक्ष्य की गाड़ी की चाबी लेने वापस आया था, उसने मोनिका के भाई की बात सुन लीजिए, इससे उसे समझते देर न लगी कि एक कांड भी अथर्व नहीं किया है और क्यों किया है वह उसे जानना था। कुछ देर बाद मेहता परिवार वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मोहन जी राकेश को अच्छे से झाड़ की क्यों उसने बिना किसी को बताए गोदाम में मेहता का माल रखवाया। तो मोहन राकेश बोल, पापा वह समाधि है हमारे, अब हम उनसे काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। तो मोहन जी बोल, लो अब आ गए तुम काम, उनके साथ साथ अपना भी नुकसान करवा दिया। मुझे यह मेहता कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने इस गोदाम में सामान रखने नहीं दिया था, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनते हो। इतना कहकर मोहन जी वहां से चले गए। आयुष आज ध्रुविका को चेकअप के लिए लेकर जाने वाला था, इसलिए वह ऑफिस बाद में जाने वाला था। आदित्य को आज मीटिंग के लिए होटल जाना था, वह राकेश को कंपनी छोड़ते हुए जाने वाला था। कुछ देर बाद ही सब लोग अपने काम के लिए निकल गए। अथर्व, अध्याय और अक्षर तीनों हॉस्पिटल पहुंच गए। आध्या उन दोनों की ध्वनि के पापा के रूम में ले गई, जहां इस वक्त ध्वनि और उसकी मां बैठी हुई थी। ध्वनि अथर्व को देखकर खुश हो गई और बोली, सर थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। फिर अपनी माँ से मिलते हुए बोली, माई ठाकुर साहब के सबसे छोटे पोते जिन्होंने मुझे पापा के इलाज के लिए पैसे दिए हैं। तभी अथर्व ने उसकी माँ से नमस्ते किया तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अक्षत यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। तब अथर्व ने अक्षत को भी आगे किया तो उन्होंने उसे भी यही कहा था। भी अथर्व अध्याय का हाथ पकड़कर उसके सामने लाकर बोला, आंटी जी इस पर मंत्र मेरी है कि यह मेरे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अथर्व की बात सुनकर अक्षत ने अपना सर पीट लिया। वही आध्या बुरी तरह झेप गई। ध्वनि की मां मुस्कुराए बिना न रह पाई। अब आगे अथर्व की बातों से सब मुस्कुरा रहे थे। तभी ध्वनि बोली, सर क्या ये वही है जिसे आप कह रहे थे कि आप मंगल होने वाले हैं। तो अथर्व ने हमें सर हिलाया। तो ध्वनि आध्या से बोली, मैं इन्हें जरा नजर का टीका लगाकर ऑफिस भेजा कीजिए, बहुत सी लड़कियां घात लगाए बैठी है सर, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। हाँ, आध्या मुस्कुरा दी और बोली, फिक्र मत करो, मैं इनकी टांगे तोड़ दूंगी अगर इसे किसी ने नजर लगी तो। उसकी बात सुनकर अथर्व का मुंह बन गया, जिसे देखकर सब लोग हंस दिए। तो अथर्व बोला, ध्वनि तुम्हारे पापा कैसे हैं आप। तो वह बोली, पापा आप ठीक है सर, अगर आप मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही थी। यह कहकर ध्वनि रोने लगी तो अथर्व ने उसे एक साइड से गले लगाकर कहा, शशश चुप हो जाओ और अस्पताल के बाकी बिल भी की भी चिंता मत करना, वह भी मैं भर दूंगा। तो ध्वनि की मां ने कहा, बेटा तुम भगवान बनकर आए हो हमारे लिए, लेकिन हम तुमसे और पैसे नहीं ले सकते। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, आंटी बेटा भी कह रही हो और लगे हाथ पर आया भी कर दिया। मुझे अपना बेटा और ध्वनि का भाई समझ कर ही ले लीजिए। एक्चुअली बिन माँ बाप की जिंदगी कैसी होती है मैंने 12 साल झेला है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन पर उसके माँ बाप का हाथ हमेशा बना रहे। अथर्व की बात सुनकर अक्षत और आध्या ने उसे देखा और वही ध्वनि की माँ का सीना प्यार और दुलार से गदगद हो गया। वह अथर्व को गले लगाकर बोली, बड़ी किस्मत वाली है वह माँ जिसने तुझे प्यार और हीरे से बेटे को जन्म दिया है। तो अथर्व उनसे अलग होते हुए बोला, अगर हर कोई आपकी तरह थोड़ी ही सोचता है, मैं अंकल से मिल लूँ। अथर्व ध्वनि के साथ उसके पापा से मिलने चला गया। कुछ देर बाद अथर्व आध्या के साथ उसके केबिन में था। अक्षत जा चुका था। आध्या अथर्व से बोली, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या। तो अथर्व बोला, जाना है ना, लेकिन पहले मुझे कुछ मीठा खाना है। तो आध्या बोली, लेकिन यहाँ तुम्हें मिठाई कहाँ मिलेगी, मैं अभी एक अच्छी सी कॉफी मंगवा देता हूँ, उसे पर कर तुम्हारा मुंह मीठा हो जाएगा और फिर तुम चले जाना। तो अथर्व उठा और बोला, इधर आओ मिठाई है मेरे पास। उसकी बात सुनकर आध्या उसके पास आकर बोली, कहाँ है, मुझे तो दिख नहीं रही। तो अथर्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, ये रही मिठाई, आगे से ध्यान रखना मैं कौन सी मिठाई मांगता हूँ। ये कहकर अथर्व ने आध्या के होठों को अपने होठों में दबा लिया। बड़ी पैसनेक तरीके से उसे किस करने लगा। दोनों कुछ देर तक किस में खोया रहे। तभी अथर्व का फोन बचा, लेकिन उसने फोन को इग्नोर करते हुए आध्या को किस करना जारी रखा। एक बार फिर से फोन बजा। दो आध्या ने
अथर्व के पेट पर जोर से मुक्का मारा जिससे अथर्व पेट मसलते हुए अलग हुआ और बोला इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो आध्या उसे घूरते हुए बोली फोन उठाओ अपना। अथर्व ने देखा तो अक्षत का फोन आ रहा था। वह गुस्से में बोला आज दूसरी बार है जब उसने मुझे रोमांस के बीच में डिस्टर्ब किया है। कोई बात नहीं, इसकी शादी हो जाए तब उनके कमरे में ही डेरा डालूंगा। फिर उसने फोन उठाया तो अक्सर तुझे हॉस्पिटल के बाहर बुला रहा था। अथर्व ने फोन रख तो आध्या गायब थी। वह बोला देख लूंगा तुम्हें भी। वही अक्षत को अपनी गाड़ी का शीशा खोलते हुए एकदम से याद आया कि अथर्व ने अपने ही गोदाम में आग क्यों लगाई। उसने अथर्व को बाहर आने के लिए कहा। तब कुछ मिनट बाद ही अथर्व उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे घूरते हुए बोला क्या है, रात को भी तो बात कर सकते थे ना। तो अक्षत ने कहा पहले मुझे ये बताओ तुमने अपने ही गोदाम में आग क्यों लगाई। उसके बाद सुनकर अथर्व ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला तुमसे किसने कहा कि यह मैंने किया है। जब भी कुछ होता है हर बार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही किया है। तो अक्षत बोला फिर तुम केरोसिन के तालाब में तैरकर आया था जो सुबह तेरे कपड़ों से बदबू आ रही थी। अब सीधे सीधे बताता है या फिर ललित अंकल को फोन करो। उसकी बात सुनकर अथर्व अपने मन में बोल पापा तो बोल की खाल निकाल लेंगे। फिर वह अक्षत से बोला किसी को नहीं बताएगा तू। तो अक्सर बोला मतलब तूने किया है, चल ठीक है अगर वजह वाजिब हुई तो नहीं बताऊंगा। तो अथर्व उसकी गाड़ी में बैठ गया और उसे सब कुछ बता दिया। उसकी सारी बातें सुनकर अक्सर बोला मतलब उसे माल के नीचे ड्रग्स था इसलिए तूने ऐसा किया। तो ये खबर पुलिस को भी तो दे सकता था ना। तो अथर्व बोला अभी मामला पुलिस में जाता तो सारा ब्लेम ठाकुर परिवार पर आता, उसे मेहता का क्या जाता है ये कहने में कि माल ठाकुरों के गोदाम में था तो उन्होंने ही उसमें ट्रक छुपा दिया होगा। बदनामी भी ठाकुर परिवार की होती जो बुढ़ा ठाकुर नहीं सह पाता। तुम जानती नहीं हो उन्हें अपनी इज्जत और शान से कितना ज्यादा प्यार है। और अब कर्मकांड के बाद दुखी कौन होता, मेरी दादी। और रही बात मेहता की तो इसकी जड़ों की खुदाई शुरू हो चुकी है। शादी वाले ड्रामा के साथ इसका भी कल्याण हो जाएगा इसकी बेटी के साथ। तो अक्षत बोला क्या तुम्हें पहले से पता था कि वह माल किसका था अगर वह तुम्हारे आरव आगे कुछ नहीं बोला। तो अथर्व बोला मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि वह माल किसका था। मेरा सब भी मिस्टर ठाकुर पर ही गया था, लेकिन मुझे पता है वह आदमी इस लेवल तक नहीं गिर सकता। भले ही उसमें नंबर 1 पर आने की चाहत है लेकिन उसके लिए वह गलत रास्ता कभी नहीं चुनेगा। अब मेरा मुंह दिखने लगा है वह आदमी की तारीफ करके। तो अक्सर हंसने लगा और बोला क्या तूने आध्या को सब बता दिया। तो अथर्व बोला हाँ, बस उसे यकीन दिला दिया है कि वही मेरी त्रिवेणी माता की बहू बनेगी। अक्षत उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला अगर आद्या ने भी तुम्हें यही हवेली में रोकने की कोशिश की तो अथर्व बोला वह ऐसा नहीं करेगी और अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे भी छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे इसकी संभावना न के बराबर है। तो अक्षत पूरी तरह से रिलैक्स हो गया। तो अथर्व उसके पेट में उंगली चुभौते होते हुए बोला इतनी आसानी से मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इतनी तो अक्षत अर्थ के गाल पर किस करते हुए बोला हम छोड़ने भी नहीं देंगे पापा। कैसे कर देंगे ठाकुरों पर। तो अथर्व से दूर करते हुए बोला है कुत्ते कितनी बार कहा है कि ऐ पप्पी झप्पी मत किया करो तुम। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गया। अक्षत हंसते हुए वहां से चला गया। अब आगे अक्षत वहां से चला गया। अथर्व से जाते हुए देख रहा, फिर अपना गाल सहलाते हुए पीछे मुड़ा तो आध्या को अपने पीछे खड़ा देखकर डर से चिल्ला दिया। आध्या उसे बोली वह तुम्हारा भाई है फिर उसे गर्लफ्रेंड की तरह क्यों घूर रहे हो। तो अथर्व बोला तुम क्या चुड़ैल की तरह एकदम पीछे खड़ी हो गई थी, डरा दिया मुझे बच्चों को। तो उसके हाथ में उसका क्रेडिट कार्ड रखते हुए बोले ये क्या है। तो अथर्व ने भी उसे देखा और बोले एक क्रेडिट कार्ड है, यह मैं ध्वनि को देकर आया था ताकि वह डिस्चार्ज के बाद वापस कर दे पूरा बिल भरकर। तो आदत बोली मुझे मालूम है लेकिन ये क्या है। अथर्व ने देखा तो उसे समझ में आते ही उससे बोला मेरा नाम है और क्या है, और प्लीज अपना मुंह बंद रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अथर्व वहां से चला गया। वही आध्या उसकी जाति कर को घूरती तो कभी अपने हाथ में पड़े क्रेडिट कार्ड पर लिखे अथर्व के सरनेम को। अथर्व कंपनी पहुंचा तो सीधा रंजीत के केबिन में जाकर बैठ गया। वह अपने बनाए प्रेजेंटेशन को चेक कर रहा था। तभी अखिल वहां आया और बोला तुम्हें बड़े पापा बुला रहे हैं। तो अथर्व ने कहा क्या काम है अब उसे आदमी को मुझसे। उसकी बात सुनकर अखिल बोला आदित्य भाई और आयुष यहाँ नहीं है तो तुम उनकी हेल्प कर दो। कुछ देर बाद अथर्व अखिल के साथ राकेश के केबिन में चला गया। राकेश लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी अखिल उससे बोल लीजिए बड़े पापा आ गया। अथर्व अब मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। तो अथर्व उसे रोकते हुए बोला मुझे इस आदमी के साथ यहाँ अकेले सांस नहीं आएगी, तुम यहीं रहो। तो अखिल बोल क्या तुम हर टाइम मजाक करते रहते हो, खैर मैं चला, मुझे जरूरी काम है, कुछ देर में लंच टाइम भी हो जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अथर्व राकेश को घूरते हुए बोला क्या
है, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? तो राकेश बोला ये देखो जरा, ये हमारे अकाउंट में फिर की जा रही है क्या? मुझे गड़बड़ लग रही है। तो अथर्व बोला यह आप अखिल को भी दिखा सकते थे तो। और राकेश बोला उसने कहा ना कि उसे जरूरी काम है तुम्हें, मैं का नहीं जाऊंगा यहाँ। उसकी बात सुनकर अथर्वा ने मुंह बना लिया। उसने राकेश का लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और तेजी से उसे चेक करने लगा। राकेश गौर से उसे देख रहा था। उसे अथर्व आयुष की तरह लग रहा था, चेहरे की बनावट दोनों की एक जैसे ही थी। तभी अथर्व बोल जरा अपने अकाउंटेंट को बुलाए। तो राकेश बोल क्या हुआ तुम मुझे बता दो। तो अथर्व चीखते हुए बोला जो कहा है वह कीजिए, फालतू बकवास मत कीजिए मेरे साथ। तो राकेश ने गुस्से में उसे धीरे से बदतमीज कहा और फिर फोन करके अकाउंटेंट को बुलाया। कुछ देर बाद महेश जो कंपनी का अकाउंट था वह वहां आया और राकेश से बोल क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया? तो अथर्व बोला इधर बैठो यहाँ और मुझे ये सब समझाओ। अथर्वा ने लैपटॉप में देखते हुए उसे अपने बगल में बैठने को कहा। तब वह वहां बैठा और लैपटॉप की स्क्रीन को देखकर वह बुरी तरह से हड़बड़ा गया। अथर्व ने शांत लहजे में उससे कहा मुझे इन 5 करोड़ रुपयों का हिसाब दोगे जरा? तो महेश ने घबराते हुए कहा सर वह कुछ आगे बोलता है तभी तड़प की आवाज आए और महेश कुर्सी समेत नीचे गिर गया। राकेश बुरी तरह चौंक गया और उठकर खड़ा हुआ और बोला अथर्व क्या हुआ है, तुम इसे मार क्यों रहे हो? तो अथर्व महेश की कॉलर से पकड़ा और बोल साले चोर, कंपनी से पैसे चुराता है, फिर आगे से यह रिकॉर्ड तो पिछले 1.5 साल का है, तो इससे पहले भी इसने कंपनी से पैसे चुराए होंगे। तो राकेश आगे आया और उसे अथर्व से छुड़ाते हुए एक झापड़ मारा। महेश गिरते हुए बोला कर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो राकेश बोल आगे तुम ऐसा कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम नौकरी से निकाल दिए गए हो, निकल जाओ यहाँ से। मन तो कर रहा है कि पुलिस को बुला लो लेकिन इससे हमारी कंपनी की ही इमेज खराब होगी, निकल जाओ यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। महेश अथर्व को गुस्से में घूरते हुए वहां से चला गया जो अब तक चेयर पर बैठकर लैपटॉप में ही कुछ कर रहा था। कुछ देर बाद अथर्व राकेश के केबिन में जाने लगा तो राकेश बोला तुम वहां के लिए क्या करोगे, यही बैठ जाओ। अथर्व ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और वहां से चला गया। राकेश ने सोच रहा था कि वह उसे थोड़ी बहुत बातचीत करके उसे घूमने मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन अथर्व की घूरनी मात्र से ही वह समझ गया कि अथर्व उसकी मनसा भांप चुका है। कुछ देर बाद आयुष वहां आया तो राकेश ने कुछ दिन अकाउंटेंट की पोस्ट पर उसे बैठने को कहा तो आयुष सब कुछ जानने के बाद मान गया। वह घर से अथर्व, अखिल और राकेश का लंच लेकर आया था तो वह अथर्व को बुलाने चला गया कि आकर लंच कर ले। लंच के बाद अथर्व अपने केबिन में आकर सोफे पर सो गया। आदित्य लंच के बाद मीटिंग से लौट आया था। राकेश ने उसे भी सब कुछ बता दिया तो वह अथर्व के पास आए तो उसे सोते देखकर नाम है सर हिला दिया, फिर वह उसे उठाने लगा तो अथर्व चीखते हुए उठ गया और बोला क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अथर्व अपना सर दबाने लगा, नींद टूटने की वजह से उसका सर भारी हो गया था। तो आदित्य बोल अगर रात को सो जाते तो दिन में नींद नहीं आती। अथर्व नहीं उसे घोड़ा तो आदित्य बोला कल रात तुम घर में नहीं थे, कहाँ गए थे? तो अथर्व बोला अपनी बकवास बंद करो समझे, और मैं नहीं था घर में तो क्या कर लोगी तुम, मैं कहीं भी मरने जाऊं तुम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अथर्व की बात सुनकर आदित्य बोल क्यों फर्क नहीं बनना चाहिए हमें, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, भाई हो तुम मेरे। उसकी बात सुनकर अथर्व का खून खौल गया। आदित्य की भाई वाली बात सुनकर वह दांत पीसते हुए बोला मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, तो अपना ये डॉग बंद करो। तुम्हारे भाई वह दोनों हैं जिन्हें तुमने हमेशा अपने साथ रख, अपनी माँ के 4 आंसू देकर तुम्हें भाई याद आ गया। अगर वह औरत तुम लोगों के सामने ढूंढ नहीं करती तो तुम में से कोई देखता तक नहीं मेरी तरफ। तो यह नाटक बंद कर दो और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम और अपने बाप दादा और पूरे खानदान को भी बता देना, अगर मुझे मेरे तीनों परिवारों से अलग किया तो खुद को खत्म करने में मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगा, मिटा दूंगा इस अथर्व को मैं। आखिरी बात अथर्व की जगह डेविल ने बोली थी। आदित्य ने खुद आज अथर्व की आंखों को गहराते हुए देखा था। उसने अथर्व को डेविल में टर्न होते देखा अपनी आंखों से। वह हकलाते हुए बोला इसका मतलब पापा सही कह रहे थे, तुम ठीक नहीं हुए हो। उसकी बात सुनकर अथर्व नॉर्मल होकर मुस्कुराते हुए बोला तुम सबको क्या लगा मैं मेरे डेविल को जाने दूंगा, बचपन का लोटा साथी है मेरा, तो यह मेरे मरने के बाद ही साथ जाएगा, अब निकलो यहाँ से। आदित्य वहां से अचंभित सा होकर निकल गया। वहीं अथर्व पीछे खुशी से झूठ उठा और डेविल से बोला वेल डन डेविल बाबू, अब तुम जो मैं भी आज जरा स्टाफ के मजे ले लूं। इतना कहकर अथर्व उछलते कुत्ते के पी से बाहर निकल आया और बढ़ गया एम्प्लॉइज की तरफ। अब आगे
अथर्व मेल से एम्प्लॉयज के सामने खड़ा हुआ तो एक एम्प्लॉय के साथ बातें करने में लगा था। बाकी के लड़के भी उसकी बात सुनकर हंस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सभी लड़कियां उसे प्यार से घूर रही थी। तभी एक लड़की उठी जो अपने आप को सभी लड़कियों से खूबसूरत मानती थी। वह सभी गर्ल्स से बोली, अब तुम सब देखना मैं कैसे अथर्व सर को पटाती हूँ। ये कहकर वह अथर्व की तरफ बढ़ गई। वही बाकी लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी कि अगर उसने अथर्व को पटा लिया तो वह उन सब पर दादागिरी झाड़ेगी। वही वह लड़की मलिष्का अपनी कमर मार्केट हुए अथर्ववेद की तरफ जा रही थी। उसने सोचा था कि वह अथर्वशीर्ष से टकराएगी और अथर्व उसे गिरने से बचा लेगा। वही सभी लड़के भी मलिष्का को अथर्व की तरफ बढ़ते देख रहे थे। अथर्व का ध्यान तो हंसी मजाक में था। मलिष्का अचानक से तेज तेज चलने लगी और लड़खड़ाते हुए अथर्व के ऊपर गिरने की कोशिश करने लगी। वही अथर्व एकदम से साइड हट गया तो मलिष्का नीचे जा गिरी। अगले ही पल पूरा स्टाफ हौस पड़ा क्योंकि मनीष काका पोपट हो गया था। अथर्व माया के सामने घुटने पर बैठ गया और बोला, अरे बुरा साया, आप गिर कैसी गई। बालिका ने देखा कि सब लोग उसे पर हंस रहे थे तो वह गुस्से का घुट पीकर रह गई। वही बाहर से आते शोर का सुनकर राकेश, अखिल, आदित्य और आयुष सब बाहर आ गए थे। तभी सब ने अथर्व को नीचे बैठे हुए देखा तो राकेश और बाकी सब भी वहां पहुंचे। राकेश बोल, क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद सुनकर अथर्व उठ खड़ा हुआ और सब एम्प्लॉयज को डरते हुए बोला, एक तो बेचारी लड़की गिर गई है और तुम सब उसकी हेल्प करने की बजाय हंस रहे हो फिर लड़कियों से। और तुम सब गर्ल्स, तुम सबको अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। आओ और इसकी मदद करो। मैं मदद कर देता लेकिन मुझे पराई लड़ों को छूना मना है। अगर मेरी स्त्री को पता चला तो मेरी टांगे तोड़ देगी। वह आज सुबह ही धमकाया है उसने मुझे और तुम सब मुझ पर ट्राई मारना बंद कर दो। वह एक नंबर की चुड़ैल है, मुंह नोच लगी वह तुम सबका। अथर्व की बात सुनकर सभी एम्प्लॉयज का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई आयुष और अखिल हंसते हुए बोले, हमें मोनिका को बता देंगे कि तुम उसे चुड़ैल कर रहे हो। तो अथर्व बोला, बता दो, मैं डरता हूँ क्या किसी से। इतना कहकर अथर्व वहां से चला गया। वही राकेश ने सबको बोला तो सब लोग चुपचाप अपना काम करने लगे। आयुष और अखिल हंसते हुए वहां से चले गए। राकेश ने आदित्य की तरफ देखा तो वह उसे कुछ परेशान लग रहा था। उसने उसे पूछा कि वह क्यों परेशान है तो आदित्य बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो गई थी। अथर्व और बाकी सब लोग घर लौट आए थे। अथर्व फ्रेश होकर नीचे आए तो आरती ने उसे उसकी कॉफी लाकर दी। अथर्व कॉफी पी रहा था कि तभी अक्षत और वंश लोग भी उससे मिलने आ गए। अथर्व ने अक्षत को छोड़कर बाकी सबको देखकर मुंह फुला लिया और बोला, यहाँ क्यों आए हो तुम लोग, जो जाकर 2-4 गोलियां खा लो। तो वंश बोला, जब देखो तब मुंह फुल रहता है, तेरी नजर लग गई थी कल इसलिए हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। तो अथर्व बोला, मुझे पता है कि बोलो कहाँ है और मैं नहीं बताने वाला। अथर्व की बात सुनकर पहले थे वह चारों चौंक गए, फिर एक दूसरे को देखने लगे। तो वंश बोला, अच्छा बताया नहीं, मेरा बाबू नहीं है। अक्षत और बाकी सब दोस्त मुंह दबाकर हंसने लगे क्योंकि अथर्व बाबू कहने पर चिढ़ जाता था। वही अथर्वा ने घूरते हुए वंश को देखा और बोला, इधर आ। वंश उसके पास जाकर बैठ गया तो अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से काट लिया। वंश उछलते हुए अपना हाथ छुड़ाकर खड़ा हो गया और हाथ मसलते हुए बोला, साले कुत्ते, तेरी यह हाथ काट खाने की आदत गई नहीं अभी तक। तो अथर्व बोला, दोबारा मुझे बाबू का कर बुलाया। तो अथर्वा ने गले के सामने हाथ चलाकर उसे गला काटने का इशारा किया। तो वंश बोला, रक्षा कहीं का, ठीक है चल लेना हमारे साथ। ही सुनकर अथर्व खुश हो गया। तभी पीछे से सब ने मोनिका की आवाज सुनी तो सब पीछे घूम गए। मोनिका को देखकर सब लोग चौंक गए सिवाय राकेश की। वंश ने उसे देखकर अपना चेहरा फेर लिया। अथर्व ने भी मोनिका को गोरा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मोनिका बोली, एक्चुअली सब घर वाले आज बाहर गए थे तो अंकल ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। तो राकेश बोल, हाँ बेटा, अब तो तुम हमारी बहू बनने वाली हो तो तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। मोनिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। तभी अथर्व व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, हमारी बहू। अथर्व अपने दोस्तों के साथ दूसरी तरफ के सोफे पर जाकर बैठ गया कि अभी उसके पास जाकर खेलने लगी। वंश को मोनिका की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो वह खड़ा हुआ और बोला, अर्थ मुझे अंकल से कुछ जरूरी डिस्कशन करना है तो मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अथर्व और बाकी सब समझ गए थे कि वंश क्यों जाने के लिए कह रहा है। तभी रंजीत उसे बोला, वंश बेटा, चाय नाश्ता आ गया है, वह करके चला जाना। तो वंश मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके अंकल, मुझे जरूरी काम है इसलिए जाना है, फिर कभी करूंगा। फिर वह अक्षत को देखकर बोला, तुम सब इसकी गाड़ी से आ जाना। इतना कहकर वह वहां से जाने लगा। वह दरवाजे पर ही पहुंचा था जब उसने अथर्व को चिल्लाते सुना। अथर्व पीछे एक कान पर हाथ रखकर दूसरे हाथ को हवा में ऊपर करके देर तक आ
करके चिल्लाता रहा। वंश उल्टे पांव दौड़कर वापस आ गया और घर के सब लोग भी चौंक गए कि शायद अथर्व को चोट लगी है। तभी मीनल जी घबराते हुए बोली, क्या हुआ अर्थ बेटा, तुम्हारे कान में दर्द हो रहा है क्या? उनकी बात सुनकर अक्षर जोर जोर से हंसने लगा और अथर्व मीनल जी को घूरने लगा। अक्षत अभी भी हंसी जा रहा था, तभी अथर्व ने उसे लात मारकर सोफे से नीचे गिरा दिया, लेकिन अक्षत का हंसना बंद नहीं हुआ। सब लोग असमंजस में उन्हें देख रहे थे। तभी हंसते हुए अक्षत को एक लात वंश ने मारी और बॉल दौरा पड़ गया है क्या तुझे? तो अक्सर बड़ी मुश्किल से चुप हुआ और अथर्व से बोल कर वाली बेइज्जती और बन जा सिंगतो अमन बोल मतलब। तो लक्ष्य भी हंसते हुए बोला, मतलबी लाड साहब, और बढ़ रहा था। इस बार वहां बैठे ज्यादातर लोग हंस रहे थे। अथर्वा ने वंश को देखा तो वह भी हंस रहा था, तो वंश बोला, ठीक है मैं रुक जाता हूँ कसाला। वंश ने अथर्व के गाल खींचते हुए कहा। अथर्व खुश हो गया और बोला, प्यारा समझ गया, चल तुझे नीचे नहीं बैठना तो कमरे में चलते हैं। वह सब उठकर ऊपर जाने लगे। तभी किया भी अथर्व के पीछे पा पा करते हुए भागने लगी, तो अथर्व ने उसे भी गोद में उठा लिया और अपने कमरे में चला गया। वंश के मोनिका के आने के बाद के बदले मूड को काफी लोगों ने नोटिस किया था, लेकिन किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बागे वह सब दोस्त अथर्व के कमरे में बैठे थे, तभी आरती अथर्व के कमरे में चाय नाश्ता दे आए। अथर्व किया के साथ खेल रहा था और बाकी सब चाय पी रहे थे। तो वंश बोला, कल वह लोग हमें नहीं मिले। तो अथर्व बोला, क्योंकि तुम्हारा खबरी पकड़ा जा चुका है और मेरा उनके साथ काम कर रहा है, इसलिए मुझे सब खबर है कि वह लोग कहाँ हैं। उसकी बात सुनकर वंश ने अथर्व को गोरा और बोला, मतलब तो चुप कर हम पर नजर रखे हुए था? तो अथर्व ने बोलने की जगह अपनी गर्दन ऊपर नीचे हिलाई। कुछ देर बाद वंश बोला, तू मोनिका से शादी तो नहीं करेगा ना? तो अथर्व गहरी नजरों से उसे देखकर बोला, क्यों, तुझे आज भी उससे प्यार है जो मुझे उसकी शादी होते ही तेरा पहले से टूटा दिल और भी टूट जाएगा? तो वंश बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। उर्दू के पास लड़की की वजह से मैं सबको बहुत दुख दे चुका हूँ, तो अगर मैं उससे प्यार भी करता होगा तभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और हाँ, अब मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, ना हो वही बेहतर है तेरे लिए। तो वंश बोला, मुझे बस यही डर था कि कहीं तो उसे बदले के चक्कर में अपनी लाइफ में स्पॉइल कर ले, लेकिन अक्सर ने मुझे सब बता दिया और सच में आध्या बहुत अच्छी लड़की है। फिर वह सब किया को खिलने लगे कि आज तक कर सो गई। तो अथर्व बोला, चलो 7 बजने वाले हैं, ललिता माँ के हाथ का खाना खाकर मुझ में एनर्जी आ जाएगी, इसलिए अभी चल लेते हैं। अथर्व किया को खुद में उठाकर नीचे चला आया। सब लोग नीचे आ गए थे। अथर्व मीनल जी से बोल, दादी मेरा खाना मत बनाइएगा, मैं ललिता माँ के पास जा रहा हूँ, सुबह आ जाऊंगा। फिर वह किया को आयुष की गोद में देते हुए बोला, हेलो, इससे इसकी माँ को दे देना। आदित्य आज कुछ भूजा सा लग रहा था, वह ज्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहा था, इस सबने नोटिस किया। अथर्व और बाकी सब वहां से जाने लगे, तभी सामने से आध्या आती दिखी। अथर्व उसके साइड से उसे धक्का मारते हुए निकल गया और गाना गाने लगा, चुटकी जो तूने काटी थी उसका बदला मैं कर लूंगा। सब लोग हैरानी से ये सब देखने लगे और आज ध्यान जोर से लकड़बग्घा का कर चिल्ला दी। अथर्वा ने पीछे मुड़कर से एक फ्लाइंग की सुझाव दीजिए, जिसे देखकर आयुष और अखिल को खांसी आ गई। वही राकेश और मोहन जी ने उसे गुड़ा। तो आध्या जाकर मीनल जी से बोली, दादी क्या आप बताएगी कि यह पूरे परिवार में किस पर गया है? तो मीनल जी बोली, बेटा पता नहीं है कि इस पर निकल गया, बचपन में हमेशा गुस्से में रहता था और अब तो ये छिछोरे जैसी हरकतें करता है। तो आयुष मोनिका से बोल, मोनिका तुम तो उसी कॉलेज में पढ़ती थी ना जिसमें अर्थ जाता था, तो क्या ये वहाँ भी हर लड़की को परेशान करता था? तो मोनिका बोली, एक्चुअली वह अथर्व हफ्ते में 1 या 2 दिन ही कॉलेज जाता था। जब भी उसके बारे में पूछते तो अक्षत कहता कि अथर्व उसके दादाजी के साथ गया हुआ है। एक बार तो वह 3 महीने तक कॉलेज नहीं आया था। उसकी बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। आध्या अपने कमरे में आ चुकी थी। राकेश ने उसे कहा था कि मोनिका आज उसके कमरे में उसके साथ ही रहेगी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वह राकेश को मन नहीं कर पाई थी। उसे खुशी भी थी कि आज अथर्व घर में नहीं था, वरना अगर मोनिका उसे चिपकती तो वह उसकी चटनी बना दी थी। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर नीचे आ गई। वहीं दूसरी तरफ अथर्व सबके साथ ललिता जी के घर पहुंचा, जहां लक्ष्य पहले ही उनसे अथर्व के आने का बता दिया था, तो उन्होंने अथर्व की ही पसंद का खाना बना दिया था। ललित जी भी वहां मौजूद थी। उन्होंने पुलिस की एक टुकड़ी भी बैकअप के लिए उनके साथ भेजने का फैसला किया था। डिनर के बाद अथर्व और वह चारों वहां से निकल गए। इस बार गाड़ी अथर्व चल रहा था, वंश उसकी साइड वाली सीट पर बैठा था और बाकी तीनों पीछे बैठे हुए थे। वह लोग मुंबई के पश्चिमी तट की तरफ बढ़ रहे थे। तट से कुछ दूर अथर्व ने गाड़ी रोक दी, उसने गन निकाली
और वंश से बोला एक बात बता। वंश और बाकी सब ने उसकी तरफ देखा तो वह बोला कितने आदमी जिंदा छोड़ते हैं, एक या दो। उसकी बात सुनकर वंश और बाकी सब ने उसे गुस्से में देखा और वंश बोल बस इसीलिए ही तुझे अपने साथ नहीं लाना चाहते थे हम। उसके बात सुनकर अथर्व बोला फिलहाल तो मैं तुम सबको अपने साथ लाया हूँ, यही सोच मेरी भी थी कि तुम सब मेरे साथ नहाते, मैं यहाँ आज अकेले आता और किसी को भी नहीं छोड़ना। अथर्व ने इतना कहा और गाड़ी से बाहर निकल गया। वंश लोग भी अपनी गन लेकर उसके पीछे चलने लगे। समुद्र तट पर एक छोटी सी खड़ी थी, दो लोग उसके ऊपर खड़े पहरा दे रहे थे और 4-5 आदमी कुछ छोटे बच्चों को सिर्फ की तरफ धक्का देते हुए ले जा रहे थे। वह सभी बच्चे बुरी तरह से सहमे हुए थे। उन लोगों ने उन सबको डराने के लिए एक बच्चे की वहां पर गोली मार दी थी जो उसके बाजू को छूकर निकल गई थी। वह बच्चा बहुत देर तक दर्द से चिटपटाता रहा, तब जाकर उन्होंने इसकी बाजू पर पट्टी बंधी थी। एक एक करके सभी बच्चों को सिर्फ में ले जाएगा। फिर आए लड़कियों की, बड़ी लड़कियां भी डरी हुई थी कि जब इन लोगों को बच्चों पर दया ही नहीं आ रही थी तो उन पर क्यों आएगी, इसलिए वह भी उनके कहीं अनुसार चुपचाप चल रही थी। उनमें से कुछ लड़कियां 15 से 18 साल के बीच की थी और बाकी 21 से 23 साल की उम्र की थी। वह सब आगे बढ़ रही थी कि तभी उन आदमियों में से एक आदमी के भेज को एक गोली उड़ते हुए निकल गई और वह जमीन पर गिर गया। अपने साथी को ऐसे देखकर वह सब लोग सकते में आ गए थे। वह सब उन लड़कियों को गिरकर खड़े हो गए और उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए बोला कौन है यहाँ, सामने आओ वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन कोई सामने नहीं आया। तभी एक और गोली दूसरे आदमी के सीने में आकर धंस गई और वह अपना सीना पड़कर नीचे गिर गया। वह सब 7 लोग थे जिनमें 2 भगवान को प्यार हो गए थे। तभी एक आदमी ने और उसकी देखा देखी दूसरे आदमियों ने भी लड़कियों को गन पॉइंट पर ले लिया और बोला जो कोई भी है सामने आ जाओ, हम सिर्फ 5 तक गिनेंगे। उसे आदमी ने गिनती शुरू की 1.2.3.4.5 और एक लड़की पर गोली चलाने वाला था। तभी वंश, लक्ष्य, अक्षत और अमन सामने आ गए। एक आदमी आ गया है, बोला सब लोग हथियार डाल दो, तो उन चारों ने अपनी गन नीचे रख दी। अब वह चारों भी गन पॉइंट पर लड़कियों के साथ थे। वह सब लोग थोड़ा बेफिक्र हो गए। एक आदमी ने वंश के सर पर बंदूक की हाथी से वार किया तो बाकी तीनों चिल्लाते हुए उसके पास भेज। तब भी जिस आदमी ने वंश और एक और आदमी दोनों के ही सर को भेजते हुए 2 गोलियां निकल गई। बचे हुए 3 लोगों में से एक बोला लगता है उनके साथ और लोग भी हैं। तभी इन्हीं के एक साथी ने 2 लोगों को उड़ा दिया तो वंश और बाकी सब चौंक गए। उसे आदमी ने अपना मास्क उतार दिया तो लक्ष्य बोला एसीपी मल्हार आप तो। अथर्व सामने आ गए और एसपी के हाथ मिलाते हुए वेल्डन एसपी साहब। सभी लड़कियां शॉक्ड होकर यह सब देख रही थी कि वह सब बच गई तो खुशी की लहर उनके चेहरे पर दौड़ गई। उनमें से एक 23 साल की लड़की एसीपी के गले लग गई और बोले आप मुझे तो बता देते कि आप यही है, मुझे इतनी टेंशन तो नहीं होती। तभी एक पुलिस की टीम भागते हुए वहां है। किसी ने भी सीट पर ध्यान नहीं दिया था। शिप पर खड़े आदमियों ने पुलिस को आते देख लिया था और सिर्फ चालू करने का ऑर्डर दे दिया था। शिप के चालू होने की आवाज सब ने सुनी। तभी एसीपी और वंश और बाकी सब शिप की तरफ दौड़ गई। वही लड़कियों को पुलिस की टीम ने अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया था। तभी ललित जी भी अपनी गाड़ी से वहां पहुंच गए। अब आगे ललित जी भी अपनी गाड़ी से वहां पहुंच गए थे। वही वंश और बाकी सब जब तक के करीब पहुंचे शिप काफी आगे बढ़ चुकी थी। तभी अक्षत अर्थ कहकर चिल्ला पड़ा। सबने और ललित जी ने भी उसकी तरफ देखा। अक्सर पागलों की तरह अथर्व को इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी वंश बोला वह हमें बिना बताए शिप पर चढ़ गया। तभी ललित जी बोले एसीपी जल्द ही बोट तैयार करवाओ, हम उनके पीछे जाएंगे। मेरा बेटा उससे सीट पर चढ़ गया है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसकी बात सुनकर एसीपी तुरंत एक्शन में आ गया और जल्दी से उसे तरफ बढ़ गया जहां बोट किराए पर दी जाती थी। वहीं कुछ दूसरी तरफ अथर्व सबकी नजरों से बचकर सिप पर चढ़ गया था। तभी सिप चालू हो गई। कुछ देर तक वह शांति से छिपा रहा। फिर कुछ देर बाद जब सिप काफी आगे निकल गई तो वह सबसे पहले ऊपर खड़े आदमी को ठिकाने लगाने के लिए गया और एक को गोली मारी और एक को समुद्र में फेंक दिया है, जिसे नीचे गिरने से पहले ही एक शार्क मछली झपटा मारकर पानी में कूद गई। अथर्व की घड़ी में रेड लाइट तभी से ऑन थी जब से वह सीट में चढ़ा था। अथर्व नीचे गया जहां बच्चों के पास भी 2 आदमी खड़े हुए थे। अथर्व ने एक आदमी की टांग में गोली मारी और दूसरे के सिर पर। सभी बच्चे डर से उसे देखने लगे तो अथर्व ने आंख मारते हुए बोला खुश हो जाओ बच्चों, सुपर हीरो आ गया। तभी उसे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा तो अथर्व बच्चों के सामने ही गिर गया। अथर्व ने देखा तो एक आदमी उसे पर ग्रंथ आने खड़ा था। वह बोला खेलने की कोशिश मत करना डेविल। जो कुछ फलों के लिए गया था वह फिर से अथर्व पर हरी हो गया और अथर्व बिना डरे उसकी तरफ पड़ा। ये देखकर वह आदमी बोला रुक जाओ लड़की वरना गोली मार दूंगा, लेकिन अथर्व उसके ऊपर कूद गया। उसे आदमी के हाथ से गन गिर गई तो अथर्व उसे आदमी को बुरी तरह से पीटने लगा। जब उसका मन भर गया तो वह उसे खींचते हुए लाया और उसे भी समुद्र में फेंकते हुए बोला साले मेरी कमर में दर्द हो रहा है इसीलिए सस्ते में छोड़ रहा हूँ।
जा जिले अपनी जिंदगी, यह कहते हुए उसने उसे आदमी को भी शिप के नीचे फेंक दिया। इसके पानी में गिरने के बाद पानी में लाल रंग फैल गया। सभी बच्चे उसे देखने बाहर आ गए थे तो अथर्व बोला, चलो बच्चन अब जरा कैप्टन को लपेटते हैं। उसकी बात सुनकर सब समझ गए कि अथर्व उन्हें बचाने आया है, इसीलिए वह सब उसके साथ चले गए। अथर्व में कैप्टन की कनपटी पर बंदूक रखकर उसे सिर्फ वापस घूमने को कहा। वह बेचारा पहले ही डर से कांप रहा था तो उसने चुपचाप अथर्व की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं दूसरी तरफ वोट वाले ने पहले तो इतनी रात को वोट देने से मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मामला पुलिस का है तो उसे चुपचाप वोट दे दी। इन सब में काफी टाइम निकल गया। वह सब बोट में बैठ रहे थे तभी शिप वापस आती दिखाई दी। शिप किनारे पर आकर रुकी तो अथर्व से पहले बच्चे भागकर नीचे उतरे। फिर कैप्टन अथर्व की गन पॉइंट पर नीचे आ रहा था और अथर्व एक की टांग पकड़कर घसीटते हुए नीचे ला रहा था। अथर्व वंश को देखकर बोल, दो ही बचे हैं, 2 सार्क का दिन बन गए और बाकी देख लो, बाकी ला से मैं तो थक गया। अथर्व वही इतना कहकर नीचे बैठ गया। तभी अक्षत और बाकी सब ने उसे मारना शुरू कर दिया। अथर्व ने ललित जी को देखा तो वह मुंह घुमाकर खड़े हो गए और एसपी को सब मामला सौंपते हुए बोले, इन बातों का नाम इसी केस में नहीं आना चाहिए। अब सब कुछ तुम देख लो और इस आदमी की गोली निकाल कर इस लॉकअप में बंद कर देना। कल शाम को इसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ देर बाद पुलिस सबको लेकर वहां से जा चुकी थी। रह गए थे वह 5 जिसे छूकर अथर्व ललित जी के पास भाग गया। वह अथर्व से नाराज लग रहे थे। वह उसे और बाकी सब से बोले, सब लोग घर चलो। उन्हें गुस्से में देखकर सब चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। अथर्व भी वंश और बाकी सब के साथ बैठने गया तो ललित जी ने उसे खींचते हुए अपने साथ ले गए। सब लोग समझ गए कि ललित जी अथर्व से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वही अथर्व भी मन ही मन बोला, इस बार तो पापा कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, लगता है लंबे टाइम तक नहीं मानेंगे। वही ललित जी, जिनकी घबराहट अथर्व को अपने पास देखकर कम हुई थी, उनकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ा जिन्हें उन्होंने अथर्व और अपने ड्राइवर से छुपा लिया। वह आज सच में बहुत ज्यादा डर गए थे। गाड़ी ललित जी के घर की तरफ बढ़ रही थी। अथर्व की पीठ में दर्द बढ़ गया था लेकिन वह ललित जी को मनाने के बारे में सोच रहा था। इधर हवेली में अथर्व के जाने के बाद सब ने डिनर किया। उसके बाद सब कुछ देर तक हाल में बैठे। आध्या थकी हुई थी इसलिए वह अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मोनिका भी उसके कमरे में चली गई। अब हॉल में ठाकुर परिवार के लोग ही रह गए थे। आदित्य भी वहां से जाने के लिए उठ गया। तभी राकेश उसे रोकते हुए बोला, तुम जब से मीटिंग से आए हो कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो आदित्य ने कहा, मीटिंग अच्छे से हो गई थी पापा, बस मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो अखिल बोल, भाई आप जब से अथर्व से मिलकर आए थे तभी से हमने आपको परेशान देखा है। तो राकेश बोला, उसने कुछ कहा क्या तुमसे? उन सब की बात सुनकर आदित्य वही सोफे पर हताश सा बैठ गया और बोला, उसने कहा कि। इतना कहकर आदित्य ने रोहिणी की तरफ देखा और बोला, उसने कहा अगर हमने उसे उन लोगों से अलग करने की कोशिश की तो वह खुद को मार देगा। उसकी बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। तो मोहन जी बोले, क्या मतलब, तुम दोनों में ऐसी क्या बात हुई? तो आदित्य ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो अथर्व ने आज कहा था और फिर बोला, वह हमें माफ नहीं करेगा, उसे बस उन लोगों का साथ रहना है। फिर आदित्य आगे बोला, और उसकी बीमारी भी ठीक नहीं हुई है। वो कहता है कि डेविल उसे करने पर ही उसे छोड़ेगा। उसकी घड़ी में वह रेड लाइट तभी जलता है जब डेविल एक्टिव होता है। मैंने ये सब आज खुद नोटिस किया। आदित्य की बात सुनकर राकेश बोल, देखा पापा, मैं आप सब से कहा था ना कि वह नाटक कर रहा है। वह बहुत ज्यादा शातिर है। उसने उन लोगों को भी पता तक नहीं चलने दिया। उसे शैतान को अपने अंदर जिंदा रखा है। उन सब की बात सुनकर रोहिणी आदित्य और बाकी सब से बोली, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज उसे पर यहाँ रहने के लिए दबाव मत डालिए। अगर उसने खुद को कुछ कर लिया तो हम उसे हमेशा के लिए को देंगे। वह उन लोगों के साथ रहना चाहता है तो रहे, वैसे भी उसे इस घर में मिल ही क्या है जो वह यहाँ रहेगी। और अब कौन सा आप सब उसके बारे में सोच रहे हैं? आपको तो अपना बिजनेस दिखाई दे रहा है, इसलिए आप उसे यहाँ रखना चाहते हैं। रोहिणी ने ये सब राकेश से कहा था। फिर वह आदित्य से बोली, आदित्य बेटा मत करो ऐसी कोशिश जो मुझे और भी दिल में डाले। ये सब कुछ जो हुआ है वह मेरे कर्मों का फल है, तो मैं इसे पूरी जिंदगी भुगतने को तैयार हूँ। प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ती हो, उसे जाने दीजिए यहाँ से। इस बार तो उसकी खुशी के बारे में सोचिए। इतना कहकर रोहिणी वहाँ नहीं रुकी, वह अपने कमरे में जाकर होने लगी। राकेश भी उसके पीछे चला गया। उसके बाद सब लोग उठकर वहाँ से चले गए। अब आगे आदित्य की बात सुनकर सब लोग सच में पड़ गए थे और उसके बाद सब लोग उठकर वहां से चले गए।
वहीं दूसरी तरफ रात के लगभग 2 बजे सब लोग ललित जी के साथ घर पहुंचे। लक्षिता अपने कमरे में सोई हुई थी, लेकिन ललिता जी को बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वह जाग रही थी। उन्हें इतना तो पता था कि वंश और बाकी सब ललित जी की किसी केस सुझाने और नज़र वगैरह रखने में मदद करते हैं, इसलिए वह लोग देर रात को घर आते हैं। लेकिन आज अथर्व भी उनके साथ गया हुआ था और ऊपर से ललित जी भी कुछ देर बाद उनके पीछे निकल गए थे, जो उन्हें बेचैन कर गया। वही कारण था कि वह नहीं सो पा रही थी। जब उन्हें चैन नहीं मिला तो वह हाल में ही आकर चक्कर लगाने लगी। कुछ देर बाद ललित जी अथर्व की बाहर पड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले और हाल में रखे सोप पर उसे पटक दिया। ललिता जी किचन में पानी पीने गई थी। जब उन्होंने ये सब देखा तो वह जल्दी से उनके पास आए और अथर्व को पकड़ते हुए बोली, ललित जी यह क्या तरीका है बच्चे से पेश आने का। उनकी बात सुनकर ललित जी ने अथर्व को उनसे छुड़वाया और बोले, ये बच्चा नहीं है, ये तो हम सबसे बड़ा हो गया, जो आज खुद को इस कदर खतरे में डाल लिया कि हमारे साथ हलक में आ गई थी। तभी अक्षत और बाकी सभी भागते हुए वहां पर आ गए तो अथर्व बोला, माँ मैं तो बस उन बच्चों को बचाने गया था और देखिए मुझे कुछ हुआ नहीं, ना तो यह मुझ पर बेवजह गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तो वंश बोला, हमारा गुस्सा बेवजह है, जैसे तूने उन लोगों को सार्क के सामने फेंक दिया था। अगर वह लोग तुम्हें फेंक देते तो तेरी यही सन की हरकतों की वजह से हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाते हैं। अथर्व अपना मुंह खोलकर कुछ बोलना, तभी ललिता जी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। अथर्व अपना मुंह पकड़कर बैठ गया और नाटक करते हुए बोला, हाँ हाँ मार लीजिए, आप भी मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये तो है नहीं कि मेरी चोट पर दवाई लगा दे, ऊपर से सब लोग मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं, मार लो तुम सब भी। अथर्व आगे कुछ बोलता है, तभी ललिता जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, आगे से ऐसा मत कहना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, और तुझे कहाँ चोट लगी है दिखा मुझे। अथर्वा ने सबकी तरफ देखा तो वह सब उसे घूर रहे थे, क्योंकि उसने ललिता जी को अपनी बातों में लपेट लिया था। ललित जी वहां से गुस्से में चले गए। वह कल सुबह उससे निपटने क्या सोच रहे थी। कुछ देर बाद अथर्व लक्ष्य के कमरे में बेड पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था और ललिता जी उसकी पीठ पर क्रीम लगा रही थी, जो कि अब तक लाल पड़ गई थी। वह उसे प्यार से डांट भी रही थी। अथर्व सामने मुंह बनाए चारों लड़कों को देख रहा था, जो उसे ही कब से घूर रहे थे। अथर्व उनकी घूरती निगाहों से बचने के लिए आंखें बंद करके पड़ा रहा। ललिता जी कुछ देर तक उसके सर को प्यार से सहलाती रही, जिसकी वजह से वह सो गया। कुछ देर बाद ललिता जी वहां से चली गई। वंश को भी अक्षत ने पट्टी बांध दी थी। अक्षत अथर्व के पास लेट गया तो लक्ष्य वंश और अमन को लेकर वहां से दूसरे कमरे में चला गया। 3 बजे बज गए थे, इसलिए वह सब लोग सो गए। सुबह ललित जी ने अथर्व को आधे हाथों लिया और बोले, आज से तुम मेरे किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उसकी बात सुनकर अथर्व चिल्लाने लगा तो वह फिर से उसे झिड़कते हुए बोले, ये सब तुमने कल रात अपनी हीरोगिरी दिखाने से पहले सोचा था। ये था अगर कल रात तुम्हें कुछ हो जाता है तो क्या जवाब देते हम सबको। तुम्हें भले ही किसी की परवाह नहीं है, लेकिन हमें सबकी परवाह है। ऊपर से तुमने वहां पर सब में लोगों को मार दिया। जिन लोगों को छोड़ा वह किसी काम के नहीं है। अथर्व अपना मुंह खोल पाता तभी ललिता जी उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आ गई। सब लोग चले गए। वहीं पीछे वंश और सब लोगों को चैन आए कि अब अथर्व खुद को किसी खतरे में नहीं डालेगा। नाश्ते के दौरान अथर्व का मुंह गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। ललित जी इस बार उसे पर बहुत नाराज थे। ललिता जी ने भी उन्हें सीधे सीधे धमकाया था, अगर उनके किसी केस की वजह से अथर्व को कुछ हुआ तो वह उनसे कभी बात नहीं करेगी। अब तो ललित जी सो रहे थे कि अथर्व किसी भी तरह 6 महीने शांति से निकाल ले तो वह सब उसे लेकर दिल्ली चले जाए। ठाकुर हवेली में सब नाश्ता कर रहे थे। जब अक्षत अथर्व को लेकर वहां पहुंचा, उन्हें देखकर मीनल जी ने अथर्व और अक्षत से भी नाश्ता करने के लिए कहा तो अथर्व झट से वहां पर बैठ गया। तो अक्षत उससे बोला, तो वहां पर भी तो नाश्ता करके आया है। उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, वहां तो मुझे ठीक से खाया ही नहीं गया। तूने नहीं देखा पापा कैसे मुझे घर रहे थे, जैसे नाश्ते की जगह मुझे ही खा जाएंगे। उसकी बात सुनकर अक्षत बोल, जब तेरी हरकतें ही ऐसी है फिर तो उन्हें दोस्त कैसे दे सकता है। खैर आज कहीं मत जाना, मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर रख साथ वहां से चला गया। तो अथर्व बोला, दादी मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। तो और रंजीत बोला, पर हुआ क्या है। तो अथर्व बोला, मुझे पीठ में थोड़ी सी चोट लग गई है तो मुझे आज बैठा नहीं जाएगा। अथर्व अपनी कमर सीधी करते हुए बोला। तो मीनल जी भी घबराते हुए बोली, क्या हो गया बेटा, तुझे चोट कैसे लग गई। अथर्वा ने सबके चेहरों को देखा तो सबके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। आध्या भी परेशान हो गई थी। तो अथर्व बोला, दादी वह कल रात हम सब घूमने गए थे तो कुछ लोगों के साथ हमारा झगड़ा हो गया। एक ने अक्षत पर हाथ उठा दिया तो मुझे गुस्सा आया तो मैं भी सबको अच्छे से धोया। इन्हीं सब में एक लड़के ने मुझे कमर में हॉकी से मारा, तब मुझे जरा सी चोट लग गई। लेकिन चिंता मत करिए, ललिता माँ ने दवाई और सिकाई कर दी थी तो थोड़ा ठीक है। बस पापा थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गए थे मुझसे। फिर मुंह बनाते हुए बोला, उनका तो काम ही है गुस्सा करना।
तो सब ने ललित जी को आते देखा तो उन्होंने सबको मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। वही अथर्व उनकी उपस्थिति से अनजान बोल न रहा। वह बुढ़ापे की तरह जा रहे हैं, ना तो सठिया गए हैं, बस सठिया आए हुए कमिश्नर, इतना कहकर अथर्व हंसने लगा। वही अथर्व के सामने चेयर्स पर बैठे हुए सब लोग अथर्व के पीछे खड़े ललित जी को देख रहे थे। तो अथर्व ने उन्हें देखा तो बोल, क्या हुआ है दादी, सुबह सुबह रजनीकांत को देख लिया क्या? अथर्व की बात सुनकर आध्या को खांसी आ गई। वह हकलाते हुए बोली, अंकल आप। अथर्व ने अपना सर पीछे घुमाया तो ललित जी को खड़ा पाया। अक्षत भी उनके पीछे चुपचाप खड़ा था। अथर्व तुरंत सिद्ध हुआ और बुरा लगता है, कमर की चोट मेरे दिमाग में चढ़ गई है, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। इतना कहकर अथर्व चुपचाप खड़ा हुआ और तेजी से भाग। तभी ललित जी अक्षत से बोले, अगर तुम्हें लक्षिता से शादी करनी है तो उसे पकड़ो। उनकी बात सुनकर अक्षर तुरंत अथर्व के पीछे भाग। वही आध्या धीरे से बोली, आज तो गया है लकड़बग्घा। मोनिका ने उसकी तरफ देखा और फिर अथर्व की तरफ देखने लगी। ललित जी और सब अथर्व को देख रहे थे जो अक्षत के जंगल में फंस गया था। अक्षत ने उसे ललित जी के सामने किया तो अथर्व जल्दी से उसके सीने से चिपक गया और उन्हें मनाते हुए बोला, मेरे प्यारे पापा, मैं तो बस मजाक कर रहा था ताकि मेरी दादी हंसी और मेरी चोट के बारे में भूल जाए। अथर्व की इस हरकत पर सब लोग दंग रह गए क्योंकि अथर्व उनके मुंह पर झूठ बोल रहा था। तो ललित जी उसे खुद से अलग करते हुए बोले, तुम मुझे शर्म नहीं आती मुझसे झूठ बोलते हुए? मैं तो यहाँ बस तेरी चोट देखने आया था कि कहीं ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन तू तो यहाँ मेरी तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। अब आगे ललित जी और सब अथर्व को देख रहे थे जो अक्षत के चंगुल गल में फंस गया था। अक्षत ने उसे ललित जी के सामने किया तो अथर्व जल्दी से उनके सीने से लग गया और उन्हें मनाते हुए बोला, मेरे प्यारे पापा, मैं तो बस मजाक कर रहा था ताकि मेरी दादी हंस और मेरी चोट के बारे में भूल जाए। अथर्व की इस हरकत पर सब लोग दंग रह गए क्योंकि अथर्व उनके मुंह पर झूठ बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर ललित जी उसे खुद से अलग करते हुए बोले, तुझे शर्म नहीं आती मुझसे झूठ बोलते हुए? मैं तो यहाँ बस तेरी चोट देखने आया था कि कहीं ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन तू तो यहाँ मेरी तारीफ के कसीदे पढ़ रहा है। मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। वह भी नाटक करते हुए पीछे मुड़कर हंसने लगे और आगे बढ़ गए। तभी अथर्व अपने कमर पर हाथ लगाते हुए चीखने लगा और बोला, आ मेरी चोट दुख गई। ललित जी उसकी आवाज सुनकर वापस पलटी और बोले, चल अब बहुत नाटक हो गया, दिखा जरा मुझे तुझे। दांतों के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था। उन्होंने अथर्व की टी शर्ट ऊपर की तो अथर्व की कमर नीली पड़ चुकी थी। उसे सच में दर्द हो रहा था, लेकिन वह इतना कमजोर नहीं था कि वह ये दर्द सह ना पाए। तो ललित जी मिनल जी से बोले, माँ जी इसकी मालिश कर दीजिएगा, ये तो नालायक ना खुद के बारे में सोचता है और ना ही हमारे बारे में। अब मैं पहले पुलिस स्टेशन जाकर उन लोगों को पहले 3rd डिग्री दूंगा, उसके बाद ही कुछ पूछूंगा। और तू कनखजूरे, मैं तुझसे नाराज ही हूँ। वह अथर्व को कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही अथर्व अक्षत से झगड़ने लगा कि उसने उसे क्यों पड़ा, तो अक्षत भी उससे पीछा छुड़ाते हुए वहां से भाग गया। कुछ देर बाद सब लोग वहां से चले गए। अथर्व पहले नहाया और फिर नीचे आकर सोफे पर पेट के बल लेटकर टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते उसे नींद आ गई तो वह वहीं पर सो गया। मीनल जी ने सोते हुए उसकी पीठ की मालिश कर दी। दोपहर में लंच के लिए उसे जगाया तो वह लंच करके अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गया। दूसरी तरफ राकेश अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार सुबह अथर्व और ललित जी का सीन घूम रहा था। अथर्व कहाँ से लिपटने उनका, अथर्व की फिक्र करना, अथर्व का उनसे हंसी मजाक करना उनका, अथर्व को डांटना। उसके हाथों की मुठियां भेजी गई थी, एक जलन होने लगी थी उसे। वह बदबदाते हुए बोला, हम अगर कुछ कहे तो ये लड़का गुस्से से पागल हो जाता है और वह बाहर के लोग उसे घर में ही आकर डांट देते हैं, लेकिन ये लड़का उनसे हंसी मजाक करता है। वह झुंझला उठा और बोला, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। वह अपने काम में लग गया। इतना कहकर वही आदित्य के केबिन में आदित्य लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अखिल और आयुष भी उसके पास ही बैठे काम करते हुए बातें कर रहे थे। दक्ष हंसते हुए बोला, सुबह जब अथर्व कमीशन अंकल का मजाक उड़ा रहा था और वह उसके पीछे खड़े सब सुन रहे थे, तब मुझे तो लगा था कि वह उसे झड़ेंगे अच्छे से, लेकिन ये लड़का बंदर की तरह उनसे चिपक गया और वह कितनी आसानी से पिघल गए। अगर बड़े पापा होते तो पीट देते उसे, जैसे बचपन में आदित्य भाई को कुत्ता था। क्योंकि यह उनकी एक्टिंग कर रहे थे तो आयुष ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, भैया क्या अब हम कोशिश करनी बंद कर देंगे उसे रोकने की? उसके पास सुनकर आदित्य गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, नहीं, हम उसकी जिंदगी में उन लोगों को भले ना निकल पाए, अपनी जगह जरूर बनाएंगे, इतनी मजबूत कि वह चाह कर भी यहाँ से जा नहीं पाएगा। आयुष और दक्ष ने एक दूसरे को देखा और बोल, कैसे? तो आदित्य बोला, वह लड़का अक्षत घर में काम ही रहता है, जब अथर्व अकेले रहता है तो हम उसके पास रहकर उसे मिलजोल बढ़ाना चाहिए। आज हम जल्दी घर चलेंगे। उसके बाद सब शाम तक सब अपने अपने काम में लग गए।
वहीं दूसरी तरफ अथर्व शाम को उठकर नीचे आया तो मीनल जी, रोहिणी और राधा तीनों किसी के घर गई हुई थी। मोहन जी थोड़ा बहुत चल कर देख रहे थे। जब वह थक जाते तो वह सोफे पर आकर बैठ जाते। रंजीत भी उनसे कल अपने ब्लास्ट को निकलवाने का कह रहा था। अथर्व वही सोफे पर बैठ गया और बोला, दादी कहाँ है? वह बाहर गई है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, रंजीत ने कहा। तो अथर्व बोला, मुझे भूख लगी है। तो आरती जाकर किया को उसके पास बैठकर बोली, मैं अभी फ्रूट्स काट कर लाती हूँ। तो अथर्व ने कहा, नहीं मुझे फ्रूट्स नहीं खाने, मुझे नूडल्स खाने हैं। उसकी बात सुनकर आरती उसके लिए नूडल्स बनाने किचन में चली गई और अथर्व किया को लेकर नीचे बैठ गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद रोहिणी, राधा और मीनल जी भी आ गई तो आरती अथर्व को नूडल्स देकर किचन में चली गई और सभी के लिए फ्रूट्स काट कर लाए। अथर्व ने किया को रंजीत के पास छोड़ और उठकर दूसरी तरफ जाने लगा। तो मीनल जी बोली, अर्थ बेटा क्या हर वक्त अकेले बैठे रहते हो, यही हमारे साथ बैठो। तो अथर्व चुपचाप वहीं बैठ गया और नूडल्स खाने लगा। वहां पर रोहिणी भी बैठी थी, जिसकी वजह से वह वहां नहीं बैठना चाहता था। ये बात रोहिणी समझ गई थी, इसलिए वो उठकर किचन में जाने लगी और मीनल जी से रात के खाने के बारे में पूछने लगी। तो अथर्व बोला, दादी मैं पुलाव खाऊंगा। तो मीनल जी भी किचन में जाकर रोहिणी को बताने लगी कि क्या बनाना है आज। अक्षत और बाकी सब भी वहां आ गए तो अथर्व को नूडल्स खाते देखा तो उन्होंने उसे पर झपट्टा मारा और अगले ही पर नूडल्स का बोल खाली था, वह सब एक एक चम्मच हड़प गए। अथर्व उन्हें घूरने लगा तो सब हंसने लगे। तो रंजीत जी बोले, अगर तुम सबको खाना है तो मैं और बनवा दूं। तो वंश बुलारे, नहीं अंकल, अगर हमने इस वक्त खाया तो डिनर नहीं कर पाएंगे और ललिता आंटी ताने मार मार कर हमें पागल कर देगी। इतना कहकर वह सब एक तरफ अथर्व के साथ जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद ही आदित्य लोग भी आ गए। अथर्व के दोस्तों को देखकर आयुष और अखिल ने आदित्य को देखा, क्योंकि वह तीनों ही डिसाइड करके आए थे कि वह कुछ देर अथर्व के साथ बैठेंगे। वह सब फ्रेश होने चले गए। कुछ देर बाद सब चाय पी रहे थे तो अथर्व का फोन बज तो करणवीर जी का फोन था। ये देखकर अथर्व खुश होकर उनसे बात करने लगा। कुछ देर बाद अथर्व बोला, दादू परसों संडे है, क्या हम वहां जाए? उसकी बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे तो करणवीर जी बोले, मैं परसों फ्री नहीं हूँ बेटा। उनकी बात सुनकर अथर्व का मुंह बन गया और वह बोला, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। इतना कहकर अथर्व ने फोन अक्षत के ऊपर फेंक दिया तो अक्सर उनसे बात करने लगा और फिर उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया। तो करणवीर जी बोले, लकड़बग्घे नाराज क्यों होता है? अगर तो 1-2 दिन पहले कहता था मैं फ्री रहता। अगले संडे को मैं तेरे लिए बुक कर लेता हूँ, कितना ही जरूरी काम हो मैं मना कर दूंगा। तुम सब सैटरडे शाम को आ जाना और मंडे को सुबह चले जाना। ये संडे अपने घर वालों के साथ बिता कर देखो। उनकी बात सुनकर अथर्व ने एक नज़र सबको घूरा और बोला, यहाँ पर लोग नहीं रहते दादू, मशीन रहती है। और फिर ललित पापा ने भी मुझे अपने कारनामों से साइड कर दिया। आप बताइए, किसी की मदद करना गुनाह है क्या, जो वह रात से मुझे डांटे ही जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर वह उसे समझाते हुए बोल, देखो अर्थ, ललित तुम्हारे अकेले जाने से गुस्सा है। तुम अक्षत, वंश, लक्ष्य या फिर अमन, इन चारों को या किसी एक को भी साथ ले जाते तो उसे इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन तुम कहाँ सोचते हो कुछ भी। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, मतलब उन्होंने आपसे भी मेरी चुगली कर दी? तो करणवीर जी ने कहा, बात चुगली की नहीं है, तुम ही बताओ, अगर वंश या कि शिवानी यह सब किया होता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता? अब आगे। अथर्व को करणवीर जी का फोन आया था, वह उसे समझा रहे थे। उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, मतलब उन्होंने आपसे भी मेरी चुगली कर दी? तो करणवीर जी बोले, बात चुगली की नहीं है, तुम ही बताओ, अगर वंश या किसी और ने ये सब किया होता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता, तुम क्या करते तब? उनकी बात सुनकर अथर्व ने वंश और बाकी तीनों को देखते हुए कहा, मैं इन सब की टांगे तोड़ देता। उसके पास सुनकर वह चारों उसे घर नहीं लगे तो करणवीर जी बोले, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वहां आकर पूरी मुंबई को आग लगा देता। उनकी बात सुनकर सब लोग चौंक गए। ठाकुर परिवार को अंदाजा नहीं था कि कारण भेजिए अथर्व को इतना ज्यादा प्यार करते होंगे। तो अथर्व बोला, ठीक है, अब आप चालू मत हो जाना, मैं आगे से ऐसा कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करूंगा, ठीक है? अथर्व ने अपनी पीठ के पीछे हाथ ले जाकर अपनी उंगली क्रॉस कर ली, जो उसके दोस्तों ने तो नहीं देखी लेकिन पीछे बैठे घर वालों ने देख ली, जिसका मतलब वह सब समझ गए कि अथर्व झूठ बोल रहा है। कुछ देर बाद अथर्वा ने फोन काट दिया और वंश और बाकी सब दोस्त वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही अथर्व अक्षत से बोल, चल पार्क में घूमने चलते हैं, मैं दिन भर यहाँ पड़ा रहकर बोर हो गया हूँ। तो अक्षत भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तभी आदित्य, आयुष और अखिल भी खड़े हो गए कि वह तीनों भी उनके साथ जाएंगे। तो अक्षत ने हाँ कह दिया, जिससे अथर्व उसे और आदित्य दोनों को घूरने लगा। तभी आरती आदित्य को किया को देते हुए बोली कि इसे भी साथ ले जाओ। वह किया को भी साथ लेकर वह सब वहां से चले गए। घर से बाहर आकर अथर्व अक्षत से बोल, इन गार्ड को हमारे साथ आने से मना कर दो, वरना सब हमें ही घूरेंगे। तो अक्षत ने ऐसा ही किया तो गार्ड्स वहीं रुक गए। जब वह लोग पार्क पहुंचे तो किया झूले की तरफ इशारा करने लगी तो आदित्य उसे झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलाने लगा।
जिससे किया खुशी से ताली बजाने लगी। वही अथर्व और बाकी सब बेंच पर बैठ गए तो आयुष अथर्व से बोला, ध्रुवी ने बताया था कि तुम हर साल छुट्टियों में उनके घर जाते थे। उसकी बात सुनकर अथर्व एक बोह पर उठाते हुए बोला, तो अखिल बोला, तुम यही पुणे में आते थे और एक बार भी घर नहीं आए। तो अथर्व बोला, मैं नहीं आना चाहता था इसलिए नहीं आया। तभी अथर्व की नज़र सामने ही बेंच पर बैठे तो बच्चों पर नज़र पड़ी तो वह अक्षत से बोल, अक्षत देख पीछे वह दोनों का रोमांस चल रहा है, कुछ सीख उनसे। तो अक्सर के साथ साथ बाकी दोनों ने भी पीछे देखा तो 12 साल का बच्चा अपनी उम्र की बच्ची को चॉकलेट दे रहा था। वह छोटी सी बच्ची चॉकलेट लेकर बहुत खुश हुई और फिर दोनों गले लग गए। ये सब देखकर अक्षत की आंखें फैल गई तो अथर्व बोला, देखना अब ये दोनों पप्पू देंगे एक दूसरे को। आयुष और अखिल ने एक दूसरे को देखा और फिर उन बच्चों को। तभी आदित्य भी किया को लेकर वहां आ गया तो देखा चारों लड़के कहीं और ही देख रहे थे। उसने उससे तरफ देखा तो वह दोनों बच्चे एक दूसरे के होठों को किस कर रहे थे। ये देखकर अथर्व खुश होते हुए जोर से सीटी बजाए। बाकी लड़कों को खांसी आ गई। आदित्य ने गुस्से से उसे गोरा, लेकिन अथर्वा ने फोन निकालकर उन दोनों की फोटो खींच ली और अक्षत से बोला, मेरा चॉकलेट खाने का मन बहुत है, मैं अभी उनसे चॉकलेट लेकर आता हूँ। अक्षत कुछ बोलना तब तक वह उन बच्चों के पास पहुँच गए और फोन में उनकी फोटो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करके चॉकलेट लेकर आ गया और वह दोनों बच्चे वहां से भाग गए। तो अथर्व हंसते हुए आया और अक्षत की गोद में सर रखकर लेते हुए चॉकलेट खाने लगा। किया ललचाया हुई नजरों से चॉकलेट खाने के लिए मचलने लगी तो अथर्व नहीं, वह उसे भी दे दी। बात वही, बाकी सब उसे घूरने लगे। आदित्य उसे करते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती उन बच्चों को परेशान करते हुए। तो अथर्व बोला, क्या परेशान किया मैंने उन्हें? जब वही अपनी उम्र के पैसा में से बाहर निकल रहे थे मैंने तो बस उन्हें धमकाया है कि यह सब इस उम्र में ना करे वरना उनके घर वालों को वह तस्वीर दिखा दूंगा। वो दोनों डर गए और मान भी गए। उसके बाद अथर्व किया के साथ थोड़ी देर खेल और फिर वह सब वापस घर आ गए। रंजीत बैठा न्यूज़ देख रहा था जिसमें कल रात मुंबई पुलिस ने अगवा हुए बच्चों को और लड़कियों को बचाया था। ललित जी और एसीपी दोनों न्यूज़ चैनलों पर छाए हुए थे। अथर्व या उसके किसी भी दोस्त का नाम उन्होंने आने नहीं दिया था। अथर्व ने रिमोट लेकर टीवी पर कार्टून लगा दिया और नीचे ही पालथी मारकर बैठ गया। तभी रंजीत जी चीखते हुए बोला, मैं न्यूज़ देख रहा था तो क्यों चैनल बदल? तो अथर्व बोला, हम अभी बाहर से आए हैं, आप न जाने कब से देख रहे होंगे, जाए उधर जाकर बैठिए, आपकी आंखें खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर रंजीत की खींचते हुए बोले, तुम्हारी आंखें पत्थर की है जो खराब नहीं होगी, तुमने भी दिन भर टीवी देखी है, अब चुपचाप रिमोट इधर दो, मैं न्यूज़ देखूंगा। तो अथर्व बोला, मैं कार्टून देखेगा। वह दोनों ही न्यूज़ और कार्टून को लेकर झगड़ने लगे। सब लोग कभी रंजीत को देखते तो कभी अथर्व को। तभी अथर्व से रिमोट का बटन दब गया और बिहारी गाने चलने लगे। बस फिर क्या था, अथर्व रंजीत जी की तरफ ही इशारा करते हुए नाचने लगा। किया भी उसके साथ उछलने लगी। अथर्व बैठा बैठा ही कमरिया गाना गा भी रहा था और नाच भी रहा था। पूरे हॉल में उसने आतंक मचा दिया था। सब लोग आकर फाड़ कर उसे देखने लगे। वही अक्षत के लिए ये सब नया नहीं था। अथर्व सूर्यवंशी भवन में भी प्रीतम जी और करणवीर जी को ऐसे ही परेशान करता था। बस प्रीतम जी परेशान होने की वजह अथर्व का साथ देते थे। तभी रंजीत ने दोबारा न्यूज़ चैनल लगा दिया तो अथर्व को उसे पर बहुत गुस्सा आया। अथर्व रंजीत को घर रहा था। वही सब लोग अब देखना चाहते हैं कि अथर्व कैसे रंजीत को जवाब देगा। अथर्व उठ गया और टीवी की तरफ बढ़ गया। उसने टीवी की सारी वॉइस निकाल दिया और फिर से कमरिया गाना गाने लगा। तभी आध्या भी उसे आते हुए देखी तो वह उसके पास जाकर कमर मटकाने लगा। आध्या ने सबको देखा और फिर अथर्व की कमर में चिकोटी कटे तो अथर्व उछलने लगा और आध्या को घूरते हुए बोला, चुड़ैल तुमने मुझे चिकोटी काटी? तो आध्या बोली, हाँ तो क्या कर लोगे हूँ। आध्या अपने बाल झड़कते हुए वहां से चली गई और सब लोग हंसने लगे। तो अथर्व उससे बदला लेने का सोने लगा और एकदम से शांत होकर बैठ गया। तो आयुष बोल, अध्याय ही इसे काबू में कर सकती है, लेकिन अक्षत को पता था कि अब आध्या भी अथर्व के कहर से नहीं बचने वाली।